हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम के जैन क्लासेस में। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। और आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का शुभारंभ, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। अब आप कहेंगे मैम कितना एक्साइटेड है, प्लांट किंगडम से कितना एक्साइटेड है बेटा? क्योंकि इस चैप्टर से सभी स्टूडेंट्स बचते हैं, डर जाते हैं, अरे बॉटनी स्टार्ट हो गई, अरे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर दिया हमने 11th में बायो लेके। लेकिन बेटा इस चैप्टर को इसी एंथुसियाज्म के साथ हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम तो देना है, बोर्ड में भी और नीट में भी। यहाँ से भरपूर भर भर के जो है क्वेश्चंस आएंगे। स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, साथ में सीरीज ऑफ सीक्वेंस की तरह हम इसको पढ़ाएंगे, ताकि आपको लर्न भी यहीं पे हो जाए और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप आंसर कर पाए एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बेटा उसके लिए आपकी भी ड्यूटी बनती है क्या, कि चैप्टर को जितने भी लेक्चर्स बनेंगे उनको कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें डेडिकेटेडली देखना है। ये नहीं करना है एक लेक्चर देख लिया, बोर हो गए, अब हम नहीं देखेंगे, विल सी इट एट दी एंड। नहीं, एंड तो एंड हो जाता है, तो हमें वो काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर chapter now, and the name of our chapter number 3. Chapter number 3 is plant kingdom. अब देखिए, जो हमने सेकंड चैप्टर फिनिश किया है ना, कौन सा किया है? बहुत सारे बच्चों को तो नेम भी नहीं अभी लर्न हुए होंगे। हमने बेटा फिनिश किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? डिफरेंट किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी हमने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3, 4, 5, इवन 6। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड सिस्टम था वो किसका था? मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय विटेकर्स। क्या नेम था उसका? दैट वॉज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है? क्या कहता है वो? उसने जितना भी जीव जगत है, जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, उसको किस में डिवाइड कर दिया? इनटू 5 किंगडम्स। और वो 5 किंगडम्स हमारे पास कौन से हैं? मोनेरा, जिसमें उन्होंने प्लेस किया सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को। देन प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का किंगडम। देन फंजाई, बेटा यहां से मल्टी सेलुलैरिटी स्टार्ट हो गई थी यूकैरियोट्स में। देन प्लेंटी, एंड देन एनिमेलिया। तो बेटा ये जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, हमने लास्ट में पढ़ लिया था, लास्ट चैप्टर के अंदर फिनिश अप कर चुके हैं। फिर आपके इसी लास्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर की भी बात कर रहे हैं, उसके एंड में ना आपको एक पैराग्राफ प्लेंटी के लिए, एक पैराग्राफ एनिमेलिया के लिए दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको कहूंगी, अब क्या कहूंगी, कि मैंने वो वहां पे कवर अप नहीं किया, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा किंगडम पढ़ने को है भाई, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर। तो हम उसको डिटेल में यहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो एक एक पैराग्राफ दिया है ना, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। तो मैंने उसको वहां पे स्किप किया, कि जब हम पूरा किंगडम प्लेंटी पढ़ लेंगे तो आप वो प्लेंटी वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और ऐसे ही सिमिलरली एनिमेलिया, जब हम पूरा का पूरा किंगडम एनिमेलिया कर लेंगे तो वो पैराग्राफ तो क्या चीज है हमारे लिए। गॉट इट? चलिए, अब यहां पे बेटा हमें इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली डील करना है किसके साथ? प्लेंटी के साथ। और प्लेंटी के साथ जब डील करना है, तो प्लेंटी में भी क्या किया गया? सबसे पहले इसके नेम से आपको क्या पता चल रहा है, कौन किसको प्लेस किया है इसके अंदर? कुछ मेरे बच्चे बोलेंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, बिल्कुल करेक्ट, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। लेकिन कौन से? क्योंकि ये प्लेंटी किंगडम है। किसका किंगडम है? प्लांट्स का। तो इसके अंदर किसको रखा गया है? प्लांट्स को। और प्लांट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है? देखो बेटा, कौन कौन से प्लांट को इसमें जगह दी गई है। सबसे पहले सबसे प्रिमिटिव जो है वो है एल्गी। एल्गी के बाद आते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए कौन? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए बेटा, इनके बाद आए दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास हाईली इवोल्व्ड प्लांट्स आते हैं ना बेटा, दीज आर, इनको यहां लिख देते हैं, एंजियोस्पर्म्स।
तो दीज आर दी मोस्ट इवोल्व, और सबसे ज्यादा नंबर में ये हमें मिलते हैं। तो अब एंजियोस्पर्म्स के बारे में बेटा हमें पढ़ना है, मतलब यहाँ पे हम सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना, आई एम मिस्टेकिंग। तो एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, ये पूरी एवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं ना, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिलेटेड आपके पास, जब आप इस पूरे किंगडम प्लेंटी को पढ़ लेंगे ना, ये आपको हेल्प करने वाला है। और भी कहाँ पे? 12th क्लास के अंदर आप देखेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। उसके अलावा भी 11th में भी चैप्टर आने वाला है, क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट जो यहाँ चैप्टर में लगेंगे, वो भी आपको बायोलॉजी में जगह जगह पे यूज होंगे। ठीक है, तो हमें चैप्टर को ये नहीं पढ़ना वेदर इट इज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर है, हमारा कोर्स है, हमारा सिलेबस है, और हमें इंटरेस्ट बना के इसको पढ़ना है। इंटरेस्ट कब होगा बेटा? मोहब्बत कर लो अपनी एनसीईआरटी की बुक से, अब इट इज द टाइम। अगर अभी भी आप नहीं करेंगे फिर कुछ नहीं हो सकता। और कभी भी साइंसेस में ये नहीं होता देखेंगे बाद में कुछ नहीं होता। बहुत सारे बैकलॉग्स हमें इकट्ठे नहीं करने हैं, साथ के साथ बेटा करना क्या है? लेक्चर सुनिए, एक पेपर पेन अपने हाथ में रखा कीजिए, साथ के साथ नोट्स। क्योंकि लेक्चर को कभी ऐसे नहीं सुनते बैठ के, उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई कीर्तन सत्संग थोड़ी हम लोग सुनने आए हैं। तो क्या करेंगे हम? साथ के साथ जब भी कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो साथ के साथ हमें उसको नोट डाउन करना है। तो आप सुन रहे हैं, साथ में जब आप इसको लिखेंगे तो वो आपको साथ के साथ लर्न हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर में इंटरेस्ट लेना ना लेना वो तो आपके इंटरेस्ट की बात है। अब इंटरेस्ट की बात नहीं मैं कह सकती, नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो हमें क्या है, हमें तो पढ़ा देना है, लेकिन मार्क्स होंगे डिडक्ट आपके। अब कोई मूवी है कितनी बोरिंग हो, आपको लग रहा है बोर हो रहे हैं, तो कैसी भी मूवी है देख लेते हैं, टाइम पास, है ना। तो वहां भी तो अपने दिल को आप टिकाते हैं, फोकस करते हैं। तो वही काम हमें क्या करना है, पढ़ाई में ऐसे दिल नहीं लगता। अपने आसपास सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो, उसके बाद लेके बैठो, और चैप्टर में क्यूरोसिटी रखो बेटा। अपने आप इंटरेस्ट आएगा और अपने आप मजा आएगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट स्टार्ट विद दी चैप्टर। नाउ तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्लांट किंगडम। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि मैम आज स्टार्ट कर देंगे एल्गी। नहीं बेटा, एल्गी स्टार्ट करने से पहले ना हमें यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये एनसीईआरटी को जब आप खोलेंगे तो जो पहला पैराग्राफ, जो पूरा 1-1.5 पेज जो स्टार्टिंग का दिया हुआ है, वो इसी टॉपिक के ऊपर है, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपको की क्लासिफिकेशन पीछे पढ़ ली मैम, बेटा वो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली है। वो ये थी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम तक, एंड 5th वन वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अब क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो किंगडम प्लांटी के लिए भी टाइम टाइम पे बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आती रही। क्यों आती रही? क्योंकि देखो, याद करो अपना जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें स्टार्टिंग में जाओ, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में ही लीनियस ने डिवाइड किया था, क्या? प्लेंटी एंड एनिमेलिया। प्लेंटी के अंदर उन्होंने फंगस भी डाला था, क्यों? सेल वॉल थी। प्लेंटी के अंदर उन्होंने और किसको डाल दिया था? जितने भी सेल वॉल वाले प्रोटिस्ट थे, प्रोटिस्ट्स विद सेल वॉल। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे बैक्टीरिया, उनके पास भी सेल वॉल थी। तो ये सारी चीजें कहाँ पे डाल दी थी? प्लेंटी में। लेकिन जैसे 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 हमारे आसपास जो है, उस वक्त के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट के आसपास जब चीजें और मॉडिफाई हुई, और ज्यादा हम कहते हैं टूल एंड टेक्नोलॉजी उनके पास आई, और ज्यादा नॉलेज बढ़ी, तो टाइम टाइम पे हमें पता चलता रहा कि फंजाई डज नॉट बिलोंग टू प्लेंटी। और जो ये प्रोटिस्ट है, ये भी नहीं बिलोंग करते प्लांटी से। बैक्टीरिया है, ये भी प्लांटी से बिलोंग नहीं करते। तो टाइम टाइम पे हम इनको यहाँ से सेपरेट आउट करना शुरू हो गए कि भैया इसकी पोजीशन गलत है, इसकी भी गलत है, इसकी भी गलत है, और इनको इनके रिस्पेक्टिव किंगडम्स में हमने जगह देनी शुरू कर दी। तो किंगडम प्लांटी टाइम टाइम पे जो है, बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस आए। तो किंगडम प्लेंटी में क्या क्या चेंजेस आते रहे, और किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम कभी स्टार्ट हुआ था और वो कैसे आगे बढ़ा।
तो वो सब कुछ बेटा प्लेंटी के लिए पढ़ना यहाँ पे बनता है। और वो बनता ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ आपको पता चले, वो आपकी एनसीईआरटी बुक और आपका कोर्स कहता है कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बेटा हमें प्रपोज किए गए हैं इन आर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या प्रपोज्ड है ये, वी हैव 3 systems of classification. The first one is the artificial system of classification. First one is artificial system. Second one is natural system. And the third one is phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. तो ये 3 सिस्टम्स हमें पढ़ने की प्लांट्स के लिए ये आए थे टाइम पे। और भी बहुत कुछ बीच में हुआ, बहुत खलबली मची, वो उतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सुपरफिशियल ऊपर से ये 3 हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल सिस्टम। क्या होता है आर्टिफिशियल सिस्टम? एज इट्स नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कैसे है कि क्लासीफाई करने की हमने कोशिश तो की, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के बेसिस बहुत वीक थे। तो चीजों को हमने क्लासीफाई तो कर दिया, पर अगर कोई दिमागदार इंसान उसको देख रहा था तो वो कह रहा था अरे आर्टिफिशियली ऐसे ही अरेंज कर दिया इनको, देयर आर नो, आप कह सकते हो सॉलिड बेसिस बिहाइंड दैट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल सिस्टम इट वॉज गिवन बाय, कौन थे इसको प्रपोज करने वाले? इट वॉज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल का भी नेम आता है यहाँ पे। कौन थे एरिस्टोटल? पिछला चैप्टर अभी आप पढ़ के आए हो, भूले तो नहीं हो? एरिस्टोटल ने क्या किया था? सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। एरिस्टोटल ने क्या किया था? उन्होंने मॉर्फोलॉजी को देखा, छोटे छोटे जो पौधे हैं हर्ब्स, उनसे बड़े बड़े वाले जो हैं श्रब, और जो सबसे बड़े बड़े वाले हैं वो ट्रीज, प्लांट्स हो गए क्लासिफाई। एनिमल को कैसे किया? इसके पास रेड ब्लड है तो ये क्या है? इनेमा। इसके पास नहीं है रेड ब्लड, ये क्या है? एनेमा। इस तरह की क्लासिफिकेशन की थी ना। तो इस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। तो सिर्फ एरिस्टोटल नहीं, उनके बाद और कौन आए थे? लीनियस। एरिस्टोटल एंड कैरलस लीनियस। लीनियस ने भी क्या किया था? कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे और एक आध कुछ फ्लोरल कैरेक्टर लिया था, उनके बेस पे उन्होंने क्या कर दिया था? क्लासिफाई कर दिया था चीजों को। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा आर्टिफिशियल, उसके बारे में लिख लेते हैं। दिस सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन ओनली फ्यू morphological characteristics। किस चीज के ऊपर बेस्ड था? सिर्फ कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, बाहर से देख लिया, जैसे एरिस्टोटल ने किया। क्या किया था इन्होंने? एरिस्टोटल ने क्या किया था? जो प्लांट्स हैं उनको क्या लिखा? प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया था इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। कैसे किया? क्या साइंस लगाई उन्होंने? ये छोटे छोटे हैं, इनकी बिल्कुल ही टेंडर सी जो है स्टेम है और बहुत छोटे हैं हाइट में, ये श्रब है। बाहर से ही तो देखा, मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग समझते हो ना? द एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस है एक तरह की, कि एक्सटर्नल, बाहर से देखने पे कोई भी चीज कैसी नजर आ रही है। अब आपको सामने खड़ी मैम कैसी नजर आ रही हैं? ह्यूमन बीइंग जैसी दिख रही हैं, कि मैं खरगोश जैसी दिख रही हूँ, या मैं बिल्ली जैसी दिख रही हूँ? तो वो क्या है? दैट इज माई मॉर्फोलॉजी। आप क्या देख रहे हैं बाहर से? मॉर्फोलॉजी। डायसेक्शन कर देंगे, खोल देंगे बॉडी को, तो क्या दिखाई देगी? एनाटॉमी पढ़ सकते हो फिर आप, सारे के सारे विसरा की। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। सिर्फ लीनियस ने और एरिस्टोटल ने क्या किया? बाहर बाहर से कैरेक्टर्स देखे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल। और लीनियस ने तो क्या किया? लीनियस ने क्या किया? ही ऑल्सो कंसीडर्ड फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर्स। लीनियस also considered few floral characters। देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं
क्योंकि कई बुक्स में लिखा होगा या कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मींस ओनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने सिर्फ इसके साथ डील किया एरिस्टोटल ने। लीनियस थोड़ा सा उनके बाद आया, तो उन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर तो ठीक है, वेजिटेटिव के साथ साथ उन्होंने कुछ फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर्स भी लिए। फ्लोरल कैरेक्टर समझते हो, फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम मींस स्टेमन्स एंड कार्पल्स जिनको आप बोलते हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर पे काम किया। आप एरिस्टोटल लीनियस की लड़ाई छोड़ दो, सिर्फ आप ये देखो ये सिस्टम किसने दिया था, एरिस्टोटल एंड लीनियस का नेम ले लेना। और आर्टिफिशियल सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था, ओनली फ्यू, 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड वेरी फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर। और वो फ्लोरल कैरेक्टर पता किसने लिया था, लीनियस ने लिया था। और कौन सा लिया था, लिख दे यहाँ पे क्या फ्लोरल कैरेक्टर था, मॉर्फोलॉजी ऑफ द एंड्रोशियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेमन लिख लीजिए या एंड्रोशियम लिख लीजिए। इस कैरेक्टर को इन्होंने लिया था और इसके बेस पे इन्होंने पता क्या किया था, अलग अलग क्लासेस बना दी, मोनो अडेल्फिया, मोनोडाइन, हाँ मोनो एडेल्फिया, मोनो एडेल्फिया, डाई एडेल्फिया, 33 बना दी थी बेटा उन्होंने क्लासेस। उसके बाद क्या थी, जैसे मोनोक्लेमाइडिया, मोनोक्लेमाइडिया, डायनेमिया, पॉलीडायनेमिया एंड सो ऑन, बहुत सारी, मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। स्टेमन की सिर्फ उन्होंने बाहर बाहर से देखा, स्टेमन फ्यूज्ड है या नहीं, स्टेमन में भी उसकी लो फ्यूज्ड है या उसके नीचे के फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं कि पूरा का पूरा स्टेमन फ्यूज है तो एक ग्रुप में फ्यूज है, 2 में है कि 3 में है। इस तरह से अलग 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 सॉरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया और उसके बेस पे जो है बांट दिया प्लांट्स को, बेसिकली एंजियोस्पर्म्स को, इनटू 33 सब ग्रुप्स। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, डिसएडवांटेज क्या था और इसका एडवांटेज क्या था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम आपको समझ तो आ गया कि बड़ा लो ग्रेडेड सिस्टम था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड था। अगर लीनियस ने कोई लिया भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो उसको भी इस ढंग से लिया, सिर्फ स्टेमन लिया एक तो, कार्पल की बात ही नहीं की, और उसमें भी कहीं एनाटॉमी में नहीं घुसे, बस बाहर बाहर से ही देख लिया, उसकी भी मॉर्फोलॉजी पे ही काम किया। तो इस सिस्टम का हम क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं इसका क्या, ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। क्या ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के, ड्रॉबैक्स थे बेटा क्या, जो अलग अलग टेक्सा में अलग अलग ग्रुप में जो चीजें होनी चाहिए थी ना, वो रीयूनाइट हो गई एक ही जगह पे। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रीयूनाइट, दे कम क्लोजर। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, या डिफरेंट नहीं लिखोगे, डिस्टेंट, डिस्टेंट स्पीशीज या डिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स या डिस्टेंट ग्रुप्स केम टुगेदर। जो चीजें दूर दूर होनी चाहिए थी, जो कहीं से भी एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं खा रही, उनको इकट्ठा कर दिया इन्होंने। कैसे, एग्जाम्पल दूं अभी, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए आप, एक एक ना इन्हीं के साथ एक थे, प्लाइनी भी थे, है ना, आइक्लर एंड प्लाइनी। चलो उनका भी नाम ले लिया, नाम लेने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने ना हैबिटेट के बेस पे कर दिया था, या फ्लाइटलेस और नॉन फ्लाइटलेस बर्ड है कि वो फ्लाइट वाले बर्ड है, उनके बेस पे किया। तो उन्होंने क्या देखा, बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, मस्कीटो भी उड़ रहे हैं, बैट भी उड़ रहा है, तो तीनों को क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में डाल दिया। भाई बर्ड्स किससे बिलोंग कर रही हैं, एवीज से, मस्कीटो किससे बिलोंग कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट से, भैया इंसेक्टा में पड़े हुए हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये बैट्स की बात हो गई, ये क्या है, मैमल्स है, वर्टिब्रेट है।
तीनों को जो बहुत दूर दूर होने चाहिए थे वो पास ले आए, और जो पास वाले थे लाइक बैट उड़ रहा है और वेल पानी में है, दोनों का हैबिटेट डिफरेंट है भाई, लेकिन दोनों है कौन? मैमल्स। वेल भी मैमल है और बैट भी मैमल है, लेकिन उनका हैबिटेट अलग है। तो बेचारे जो सेम टैक्सा के में रखने चाहिए थे, उन दोनों को क्या कर दिया? दूर कर दिया। तो डिस्टेंट रिलेटिव्स को पास ले आए, और जो क्लोजर थे उनको क्या कर दिया? इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उनको एक दूसरे से दूर कर दिया। तो डिस्टेंट स्पीसीज या टाइप्स वो कम टुगेदर एंड वाइस वर्सा लिख लो आप इसको। और जो पास में एक साथ आनी चाहिए थी एक ग्रुप में, उनको इन्होंने दूर दूर कर दिया। एग्जाम्पल दे दिया, याद रखना अब इसको। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने नहीं है, सिर्फ इस चीज को समझना है कि ड्रॉबैक क्यों। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका क्या रहा? they gave equal weightage to the vegetative character as well as reproductive character। क्या किया उन्होंने? कितना बड़ा ड्रॉबैक, अभी समझाती हूं कैसे। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ये एनसीईआरटी के अंदर भी है बेटा, ये लाइन एनसीईआरटी को भी बहुत गुस्सा आया हुआ है, ये क्या कर डाला इन लोगों ने। अब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को एक ही तराजू में पकड़ के तोल दिया। इज इट राइट? आप कहोगे क्यों मैम, क्या नुकसान है? देखो बेटा, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं ना, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है टाइम के साथ, माहौल के साथ, सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज्यादा, आप वो शेडी प्लांट था, उसको ले जाके आप धूप में रख दोगे, उसके पत्ते अब उतने बड़े नहीं होंगे, छोटे आने शुरू हो जाएंगे, है ना। बर्फीली जगह पे जो प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करके बैठे, उनके तो निडल शेप ही हो जाते हैं, कॉनिफेरस हो जाते हैं वो ट्रीज। तो जगह के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से जो है, कोई भी लिविंग थिंग है वो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करती है। तो वो चेंजेस कहाँ आते हैं? आउटसाइड। हमें ही देख लो ना, अगर हम ही जाके यूरोपियन कंट्रीज में रहने लग जाए, अरे भैया इतनी ठंड है, हालत खराब हो जाएगी। हमारे जो मिलेनोसाइट्स हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ज्यादा मिलेनोसाइट होंगी, ज्यादा मेलानिन सिक्रीट होगा, उतने ज्यादा हम ज्यादा डार्क दिखेंगे। और जितनी मिलेनोसाइट्स कम होंगी और थोड़ा सा स्किन के डीप सीटेड होंगी, ज्यादा नीचे होंगी, क्योंकि हीट में क्या आती है? मिलानोसाइट हमारी स्किन के एग्जैक्टली नीचे आ जाती हैं। मिलानोसाइट का काम क्या होता है? मेलानिन स्क्रीट करना। तो स्किन के नीचे सारा मेलानिन, जिसकी वजह से हम क्या लगते हैं? हीट में, ये धूप में, गर्मियों में भी काले हो जाएंगे ना, टैनिंग हो जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में तरस जाओगे, आपके मिलानोसाइट छुप गए, स्किन के नीचे भाग गए, तो मेलानिन पहली बात तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उतनी ठंड में हो भी गया तो वो बिल्कुल बेचारा स्किन के बहुत नीचे है, तो हम क्या हो जाएंगे? हमारे भी जो जितना भी मेलानिन है बेचारा, वो भी फेड होना शुरू हो जाएगा। हम में भी धीरे धीरे कुछ ईयर्स के बाद जो है कॉम्प्लेक्शन में चेंज आएगा। ऐसे ही आप कुछ इधर चले जाइए, नाइजीरिया नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका साइड, या इधर जहाँ पे भी हीट जो है बहुत ज्यादा है, वहां पे जाके हमारे साथ क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्शन और ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमें सराउंडिंग के हिसाब से चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस किस में आते हैं? ऑलवेज इन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मींस यू कैन से दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर नाम की चीज होती है ना बेटा, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, दीज आर क्वाइट स्टेबल। ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। तो ये चीज क्या है? इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इन एवोल्यूशन। ये ऐसे नहीं चेंज होते एक मिनट में जी। टेम्परेचर आपकी, आपने कंट्री चेंज कर ली, या आपने अपना इन्वायरमेंट आसपास का आपका बदल गया, या आपकी जियोग्राफिकल जो है पोजीशन चेंज हो गई अर्थ के ऊपर, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी जल्दी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में। तो दीज कैरेक्टर्स आर स्टेबल। और वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? जब दिल किया, सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो गए। तो ये कैरेक्टर कैसे है? अनस्टेबल है। तो स्टेबल और अनस्टेबल कैरेक्टर को क्या कर दिया? एक ही तराजू में रखा और तोल दिया। ये भी इनका बिगेस्ट ड्रॉबैक था। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इसमें से क्या निकल के आर्टिफिशियल सिस्टम में से आप लोगों के लिए? आर्टिफिशियल सिस्टम कहता है इट वाज जस्ट बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था। और वो भी मॉर्फोलॉजी यानी कि पूरी, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। तो उसके ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिए। नाउ मूव ऑन टू दी बिट रिफाइंड सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए, अब नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
बेटा दिस सिस्टम वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? कभी मत भूलना बेटा इनके नेम। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर का सिस्टम बोलते हैं इसको। नेचुरल सिस्टम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस सिस्टम वॉज बेस्ड अपॉन नेचुरल affinities among the individuals। क्या नेचुरल अफिनिटीज हैं? और नेचुरल अफिनिटी का मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं काम किया कि बस मॉर्फोलॉजी को देखा, बाहर से देखा और उनको क्लासिफाई कर दिया, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, ऐसे नहीं होता। ये कोई तरीका नहीं था उनको करने का। ये थोड़ा सा और इन्होंने डीप डाइव किया क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई थी, ज्यादा नॉलेज बढ़ गई थी उस टाइम तक, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आने लगे थे, सब चीजें मतलब काफी काफी हद तक जो है एक तरह से मॉडर्नाइजेशन हो चुकी थी टूल्स में, टेक्निक्स में, बहुत सारा और डाटा हमारे पास सेल से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आ चुका था हाथ में। तो ये सिस्टम जो था ना, इसने सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे काम नहीं किया। इन्होंने क्या क्या एस्पेक्ट देखे? चलिए मॉर्फोलॉजी पे तो करना ही था, बाहर से तो हम देखते ही हैं। मॉर्फोलॉजी पे भी ध्यान दिया, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इन्होंने एनाटॉमी पे भी ध्यान दिया। एनाटॉमी क्या है? जिस भी प्लांट को कभी भी अगर ये कर रहे हैं क्लासीफाई, तो उसको उसके कुछ पार्ट्स को, कुछ को उसकी एनाटॉमी भी देखिए, अंदर से उनमें टिश्यू कैसे प्रेजेंट है, उनमें रिजर्व फूड मटेरियल कैसा प्रेजेंट है, और क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा इन्होंने बात की अल्ट्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ दी सेल्स, या आप कह सकते हो इसी को कि इन्होंने साइटोलॉजी को भी कंसीडर किया, कि जो एनाटॉमी में जो सेल्स दिखी उनकी भी स्टडी की कि वो सेल्स कैसी हैं, सिमिलर हैं, डिसिमिलर हैं, कैसी है, क्या वो सेल्स फर्दर किन किन चीजों की बनी हुई है। उसके अलावा इन्होंने बायोकेमिस्ट्री पे भी ध्यान दिया, बायो केमिस्ट्री, और यू कैन से साइटोकेमिस्ट्री। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, आप कह सकते हैं ओंटोजनी। ओंटोजनी, ओंटोजनी क्या होती है? एक तरह की डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या आई थिंक एनसीईआरटी की बुक में है, तो ये ओंटोजनी भी लिख सकते हो, इट इज इक्वली करेक्ट, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कि किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो डेवलपमेंटल जो उसकी स्टेजेस रही हैं लाइफ साइकिल की, तो उनको भी अंडर कंसीडरेशन किया। तो उन्होंने एक सिर्फ लास्ट वालों ने क्या कह रहे, सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बात की, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी जस्ट जरा से मुट्ठी भर। यहाँ पे इन्होंने एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी, हर चीज की बात की। तो इतने सारे कैरेक्टर्स इनके पास आ गए, तो भैया सिस्टम तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही था। तो इस सिस्टम का प्लस पॉइंट क्या था कि जो वो अलग अलग टेक्सा में लोग पढ़े हुए थे ना, जिनको पास आना चाहिए था, वो जब इतनी सारी स्टडी, जब उनके कैरेक्टर्स मैच करने लगे, तो वो जो सेम टेक्सा में आने चाहिए थे वो सेम टेक्सा में ही आए। तो क्या इसका प्लस पॉइंट था? इसका एडवांटेज क्या था? है ना, रिलेटेड स्पीशीज ग्रुप्ड टुगेदर, कि वो आसपास आ गए थे, जो रिलेटेड टेक्सा थे वो आसपास रखे गए। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज था, इस सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज था। और वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? इसने एक चीज की बात नहीं की। जैसे पिछले किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पिटे थे ना, किस बात पे पिट गया था फोर्थ वाला? कि उसने भैया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात नहीं की थी, विटेकर ने की थी, ही वाज हिट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसको भी सुपर हिट नहीं हो पाया ये। बाकी सब चीजें इसकी ठीक थी, सारा डाटा था, इतने कैरेक्टर्स के बेस पे जब आप किसी चीज को क्लासीफाई करोगे तो बेटा ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन बिल्कुल मजेदार होगी। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ मिसिंग था जो चुभ रहा था, और वो क्या था? दैट वॉज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। मतलब फाइलोजेनी अभी भी मिसिंग थी। फाइलोजेनी का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रैकेट्स में लिख लेना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन किससे पहले आया, कौन किससे इवॉल्व हुआ, कौन किसके बाद आया। आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फटाफट से लिख दिया कि भैया प्लांटी में पहले एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायो पढ़ेंगे, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर
एनजीओ क्यों लिखा? ये एक ऑर्डर है कि पहले एल्गी आई, एल्गी से ये इवॉल्व हुए, इससे ये हुए, और वो मैं प्रूव करती भी चलूंगी। जैसे जैसे हम एल्गी से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो जाएंगे तो मैं आपको वो फीचर्स बताती जाऊंगी कि एल्गी के पास ये नहीं था, ये बेचारी पानी में थी, ये थोड़े से पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, ये पूरे निकलाए, और फिर इनमें और मॉडिफिकेशन हुई, जिम्नो एनजीओ। समझ में आ गया? तो ये चीजें क्या है? तो जो ये जो फाइलोजेनी है ना, जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद कौन आया, किसमें कौन से कैरेक्टर जो थे आज तक चल रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर चल रहा था उसमें चेंज आ गया, क्यों आया, कैसे आया, कौन से कैरेक्टर थे जो डिसअपियर हो गए, ये सभी की सभी चीजें कहाँ से पता चलती हैं? फाइलोजेनी की स्टडी से। तो यहाँ पे वो जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स थे ना, वो क्या थे? यहाँ पे एब्सेंट थे, कोई भी बात नहीं की गई थी। इस वजह से ये सिस्टम जो है उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अभी भी एंजियोस्पर्म के लिए बैंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है, बिकॉज इनके बाकी बेसिस क्या थे? बिल्कुल सुपर हिट थे। उसके बाद बेटा थर्ड, अब हमारे पास क्या आ जाता है? थर्ड आ जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब इसको तो देख के ही खुश हो आप, क्यों? जो कमी पीछे वाले में रह गई थी भैया, इसने पूरी कर दी। इसका तो नाम ही क्या है? फाइलोजेनेटिक, मतलब इसने बात की है फाइलोजेनी की। तो यहाँ पे फाइलोजेनी है। फाइलोजेनी से क्या पता चल रहा है? कि जो एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं उनको सेम टैक्सा में रखा गया है। माना एक ये एंसेस्टर है, इससे इवोल्व हुई हैं अगर दो चीजें, है ना, कोई भी ग्रुप ए ग्रुप बी, जैसे गोरिल्ला, मैन, एप लाइक एंसेस्टर्स थे, तो उनसे हुए हैं, तो उनको हमने किस में रखा है? ग्रुप टुगेदर इन दी सेम टैक्सा। ये इसका बेसिस था। कॉमन एनेसेस्ट्री जिनकी मिली उनको हमने किस में रख दिया? सेम टैक्सा के अंदर रखा। अब आप कहोगे एनेसेस्ट्री तक हम कैसे ट्रेस करें, कैसे पहुंचे, इसका एनेसेस्टर क्या था, कि इससे पहले कौन, इससे पहले कौन, इससे पहले कौन, इससे पहले कौन? वैसे तो हमारे पास एवोल्यूशन एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम ह्यूमन की भी एवोल्यूशन पढ़ेंगे, वहां पे हम ये चीजें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ, फाइलोजेनेटिक स्टडी के लिए हमारे पास टूल्स क्या होते हैं? हमारे पास टूल होते हैं, एक तो होता है फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फॉसिल को स्टडी करते चलो, आपको पता चलता रहेगा एक सीक्वेंस चीजों का। उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? क्लैडोग्राफ्स होते हैं, डेंड्रोग्राफ्स होते हैं। अब आपको इन चीजों का पता नहीं होगा, चलो इनके बारे में, ये एक तरह की, जैसे हम फैमिली ट्री नहीं बनाते, ऐसे ही एवोल्यूशनरी ट्री होता है, उसको हम क्लैडोग्राम बोल देते हैं। वो भी अफिनिटीज के बेस पे, एनेसेस्ट्रल अफिनिटी, क्या मेन कैरेक्टर थे, क्या उनसे डिराइव्ड कैरेक्टर आए, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ फॉसिल की बात की गई है कि फॉसिल के बेस पे, फॉसिल से हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चल जाता है और पूरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम एक रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, पहले इसका एडवांटेज लिख लेते हैं। क्या एडवांटेज है? मोस्ट स्टेबल एंड एक्सेप्टेड सिस्टम, क्योंकि भैया ये एवोल्यूशन की बात कर रहा है। अब देखो, इसमें भी एडवांटेज भी हो गई, डिसएडवांटेज भी हो गई। जो फर्स्ट वाला था उसमें सिर्फ हमने डिसएडवांटेज लिखी, मींस ड्रॉबैक। इसका प्लस पॉइंट क्या था? इसकी एडवांटेज क्या थी? इट वाज वेरी easy to apply, very easy to apply। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हो, बड़ा इजीली समझ सकते हो, समझा सकते हो, पढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन वो काम किसी काम का ही नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को? मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका फॉसिल रिकॉर्ड ही मिसिंग है, हमारे पास है नहीं। ऐसे थोड़ी हर चीज का फॉसिल हमारे पास है ही है ही है। फॉसिल समझते हो ना, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में आर्कियोपेटेरिक्स पढ़ के आए हो, क्या था वो? एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का, क्योंकि उसमें रेप्टाइल के भी कैरेक्टर्स और उसमें बर्ड के भी कैरेक्टर हैं। तो उससे क्या पता चल रहा है? उसमें स्टेटमेंट भी आती है, बर्ड्स आर दी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। चलो वो बाद की बातें जब हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे, मैं वहीं पे बताऊंगी आपको। तो फॉसिल रिकॉर्ड और ये क्लैडोग्राम्स वगैरह बनाना और ये सब कुछ, ये फॉसिल रिकॉर्ड मिसिंग भी तो है बहुत सारी चीजों के। अब हम कैसे करें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, कैसे करें? उसके लिए फिर हमारे पास फर्दर क्या आती है? अदर ब्रांचेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्सोनॉमी। और वो ब्रांचेस क्या हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अदर
ब्रांचेस ऑफ, सिंपली लिख लीजिए, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनोमी। कौन कौन सी ब्रांच है? अगर हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड मिसिंग है, डेंड्रोग्राफ, क्लैडोग्राम हम नहीं बना पा रहे हैं, तो हम किस किस ब्रांच की हेल्प लेंगे? एक ब्रांच तो है हमारे पास, दैट इज फेनेटिक्स। फेनेटिक्स, या जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी तो मैंने समझा रही थी ना क्या होती है टेक्सोनोमी। चिकन से याद करो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। सीक्वेंस नहीं भूलना, तभी मैं ये बताती हूँ आपको छोटे छोटे निमोनिक कि आप उसको याद रखो। अब फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के नेम से ही पता चल रहा है क्या, किसी तरह का कुछ न्यूमेरिकल डाटा। अब न्यूमेरिकल डाटा किस चीज का? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इस ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी में, वी मेक यूज ऑफ कंप्यूटर और उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स का। कुछ डाटा हमें यहाँ पे मैनिपुलेट करना है, तो हम किसका हेल्प लेते हैं? एड ऑफ टेक्नोलॉजी, एड ऑफ कंप्यूटर्स इज मस्ट हियर। कैसे? आजकल कोडिंग बड़ी छाई हुई है ना, हर चीज गेम बना लो कोडिंग करके, ये कर लो वो कर लो। तो इसी तरह ना हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो टेक्सोनमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने प्लांट है, सपोज कोई नया प्लांट मिला उनको, अब उसको समझ नहीं आ रहा किसके साथ मिल रहा है किसके साथ नहीं, इतने सारे उसमें कैरेक्टर है, इतनी सारी हमारे पास कैरेक्टर्स की लिस्ट है। तो हमने क्या किया हुआ है कि किसके साथ मिल रहा है किसके साथ नहीं, माना अब एक प्लांट नहीं, सपोज हमारे पास 100 प्लांट है, हमें उनको स्टडी करना है। अब किसके कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, कौन से कैरेक्टर से मैच करें, क्या क्या, अरे भैया मैनुअली करने बैठे तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लांट्स में जितने कैरेक्टर्स हम पॉसिबल कर सकते थे इकट्ठे, सारे आज तक के जितने प्लांट किंगडम के हैं, उन कैरेक्टर्स को पकड़ा और हर एक कैरेक्टर की हमने क्या कर दी, उसको एक पर्टिकुलर कोड दे दिया, है ना। जैसे बाइनरी सिस्टम में होता है ना 0 1, या प्लस माइनस कर दो, या थीटा बीटा, जो भी करते हैं बाइनरी या कोडिंग में जैसे करते हैं ना, हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया और वो कोड हमने फीड कर दिया। उससे रिलेटेड हमने फिर एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाया, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। और उस सॉफ्टवेयर, अब जब भी हमारे पास कोई नया प्लांट आया आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम उसके कैरेक्टर्स जस्ट उसके अंदर फीड करते जाएंगे। और क्योंकि उस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सारे कैरेक्टर्स का डाटा इन दी फॉर्म ऑफ कोड सेव है, तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर हमें क्या हेल्प करेगा, जो कैरेक्टर्स हमने डाले हैं कि इस प्लांट में ये है, ऐसा रूट है, ऐसा स्टेम है, ऐसे लीव्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स है कि क्या रूट है, जो भी है ना, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मोटी मोटी सी बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम उसके अंदर टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हमें मैचिंग करके देगा कि भैया ये वाले कैरेक्टर जो है ना 80% इस वाले ग्रुप से मैच कर रहे हैं, 30% इससे मैच करें। तो जहां पे मैक्सिमम मैचिंग होगी हम उस प्लांट को उठा के उस ग्रुप के अंदर रख देंगे कि भैया ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया जाना चाहिए। समझ में आ गया? तो उसकी जगह हमें पता चल जाती है इसको कहाँ पे प्लेस करना है, कहाँ पे इसको क्लासीफाई करना है। तो कॉम्पिटेशनल टेक्निक्स का हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स को हम एट वन टाइम, एट अ टाइम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि मैनुअली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स या न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेंगे वही कौन से, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, असाइन कोड्स, लाइक 0 1 या माइनस प्लस की इसमें चीज प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरह की कोडिंग कुछ, या 1 2 3 4 जो भी उनकी कोड्स उनको दे दिए। और फिर क्या करते हैं, इन कोड के बेस पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर में कोड कोड असाइन किए। फिर हमने क्या किया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया, उसके बेस पे कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया जिसको हम एक सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। और फिर इससे क्या करवाई हमने, नए प्लांट के कैरेक्टर की मैचिंग। तो वो मैचिंग में जितने ज्यादा कैरेक्टर जिस ग्रुप के साथ उसके मैच करेंगे, कंप्यूटर हमें वो डाटा, हमें वो रिजल्ट निकाल के ला देगा और हमें पता चल जाएगा इसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो इट इज बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल एफर्ट्स, कितने कैरेक्टर किसके साथ मैच कर रहे हैं। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स,
तो मैनुअली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। एक प्लांट हो तो चलेगा, अब आपके पास कोई, आपके पास दी सपोज 120 प्लांट है, करो इनको मैच, बताओ इनको क्लासीफाई करके कहाँ रखना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमें वहाँ पे हेल्प करते हैं। और जहाँ पे हम कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, उस ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी या फेनेटिक्स। दूसरी हमारे पास आ जाती है बेटा ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज साइटो टेक्सोनॉमी। साइटो टेक्सोनॉमी, या इसी का दूसरा नेम है बेटा कैरियो टेक्सोनॉमी। अब ये चीजें बेटा जितनी डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप सोचो कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। इनको दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये चीजें रटने की नहीं होती है ना। प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, इनको रट्टा चढ़ाने बैठ जाएंगे, सब मिक्स हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहने वाला। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, कॉन्सेप्ट से आगे अगर दिमाग में घुस गया तो उसके बाद आप अपने वर्ड्स में तो इसको लिख ही सकते हो। कभी भी तो चीजों को समझने की कोशिश करो, वो एक पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो, जिससे आपको पता चल जाएगा हाँ इस ब्रांच में ये काम हो रहा है। उसके बाद है साइटोटेक्सोनॉमी की हम लोग बात कर रहे थे। साइटोटेक्सोनॉमी जैसे नेम से पता चल रहा है, साइटो मीन सेल, कैरियो का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल। यहाँ पे सेल की बात हो रही है। टेक्सोनॉमी में वी आर मेकिंग यूज ऑफ सेल, सेल के कौन से एस्पेक्ट्स का, यहाँ पे हम किस चीज के साथ डील कर रहे हैं, सेल के। क्योंकि साइटोटेक्सोनॉमी बोल लो या कैरियो क्यों बोलते हैं, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब समझते हो कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन्स, माइटोसिस मियोसिस के टाइम पे क्या उनका बिहेवियर है। स्ट्रक्चर का मतलब कैसी उनकी शेप्स है, आई शेप, जे शेप, टी शेप, एल शेप, ये सब हम पढ़ के आए ना प्रीवियस क्लासेस में, अभी भी पढ़ेंगे, 12th में आएगा जेनेटिक्स का चैप्टर। और क्रोमोसोम नंबर, कितने क्रोमोसोम्स है, तो इन सब चीजों को भी अगर हम स्टडी करें ना, तो उससे भी हमारे पास, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, बहुत जगह हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और बहुत सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम आ गए, भैया हम तो फंस गए, अब क्या करें, है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम उनके क्रोमोसोम्स की स्टडी से पता लगा सकते हैं कि इनमें वेरिएशन कहाँ पे है, क्योंकि क्रोमोसोम्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे। गॉट इट। उसके बाद आ गया थर्ड ब्रांच है हमारे पास बेटा, जिसको हम बोलते हैं कीमो टेक्सोनॉमी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, कीमोटेक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। ये सारे डाटा में जब आप फंस जाओ ना कि हमें अब भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो हमारे हाथ में है, भैया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी फेल हो गई, यहाँ से भी हमारे पास कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए, तब हम बात करते हैं ऑन अ ब्रॉड स्केल। और वो ब्रॉड स्केल क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हमारे पास बेटे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आते हैं, लाइक डीएनए, है ना। डीएनए की सीक्वेंस की बात कर सकते हैं, डीएनए का सीक्वेंस स्टडी करो, आरएनए की स्टडी करो, उसके अलावा प्रोटीन्स की स्टडी करो, या किसी तरह के अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करो, है ना। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। अब ये मैंने वही नेम लिखे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं, कनेक्ट कलेक्टिवली इनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी लिखा होगा। कुछ रेफरेंस बुक्स अगर आप फॉलो करते होंगे तो वहां पे, या कई लोग, कई टीचर भी बोलते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यही तो होते हैं कि उनमें से रेजिन, टेनिन, गम, ये चीजें निकलती है ना, कैसे ऑयल है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसके अंदर है, जैसे तुलसी है, भांग है, तुलसी के अंदर एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बड़ा अच्छा अरोमा आता है ना तुलसी से। ऐसे ही अगर भांग का पौधा देखोगे उसमें एक बड़ा अच्छा एरोमा आता है, दोनों को सेम ग्रुप में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों में एक जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उसके बेस पे उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया गया है। तो ये चीज़ों का भी स्टडी जो है बहुत हेल्प करती है इन दी टेक्सोनॉमी। तो बेटा इसके साथ अभी हमारा चैप्टर का जस्ट आप कहेंगे ना,
एक हमारा चैप्टर सिर्फ ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस भी एक तरह से नहीं हुआ है, सिर्फ हमने सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं कि प्लांट्स के लिए टाइम टाइम पे कुछ रिफाइंड सिस्टम आते रहे क्लासिफिकेशन के। तो पहला था आर्टिफिशियल बेस्ड ओनली अपॉन मॉर्फोलॉजी, सेकंड आया नेचुरल जो काफी ज्यादा डीप नॉलेज के बेसिस पे बनाया था, दैट वाज ओके करेक्ट, फॉलो भी किया गया। तीसरा आया फाइलोजेनेटिक, जो पीछे वाले में मिसिंग था वो फाइलोजेनी वालों ने डाल दिया। और फाइलोजेनेटिक में मैंने एक चीज छोड़ दी, और वो क्या छोड़ी है बेटा, इन किसने प्रपोज किया था, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, भाई इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। और उसके बाद दो लोग और आए थे, कौन, हचिनसन और तख्ताजन, इन्होंने इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया था, तो बाद में आए थे, मैंने इसीलिए उनका नेम बाद में लिखा है। और तख्ताजान ने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक कहते हैं ना, एक कोट भी बड़ा इनका फेमस है कि टेक्सोनमी विदाउट फाइलोजेनी इज बोन विदाउट फ्लैश, कि जब तक फाइलोजेनी आप नहीं डालोगे टेक्सोनोमी में तब तक वो क्या है, किसकी तरह है, वो हड्डी है जिसके ऊपर मांस ही नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बेंथम और हुकर के सिस्टम में यही एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक यहाँ पे आके एंगलर एंड प्रेंटल ने खत्म किया। और उसके बाद अलग 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 थोड़ा थोड़ा रिफाइन इन्होंने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द एल्गी।